Hello everyone, my name is Meghna and I welcome you all to our YouTube channel Learnify IQ. So आज इस हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी, कौन बनाता है इसे, क्यों बनाई जाती है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, कब इसकी शुरुआत हुई थी और हर 2 महीने में आप इसका नाम न्यूज में जरूर सुनते हैं। ठीक है, बाकी जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो बार बार इसका नाम सुनते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स डले हुए हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। ठीक है, जैसे कि रेपो रेट के बारे में काफी ज्यादा सुनते हैं आप, तो रेपो रेट कट कर दिया गया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिफरेंट स्टेंसेस चूज किए हैं कि आगे वो क्या स्टेप्स लेने वाली है, कौन से स्टेंस के साथ आगे काम करने वाली है और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ठीक है, जिस तरीके से एक इंसान सारे लोगों को एक साथ खुश नहीं रख सकता है, निर्मला सीतारमन अपने बजट से सबको खुश नहीं रख सकती हैं, वैसे ही हर एक पॉलिसी या फिर कोई भी चीज ऐसी बनाई जाती है तो वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। ठीक है, हर एक चीज आइडियल नहीं होती है, काफी सारे इसके लिमिटेशंस होते हैं। तो वो लिमिटेशंस भी हम डिस्कस करेंगे कि इतनी बड़ी पॉलिसी है लेकिन उसके भी अपने कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें आज इस लेक्चर के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। जब हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे तो हम यूपीएससी के कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक से रिलेटेड है। मे बी इन दिस लेक्चर इटसेल्फ, या हम इसके लिए डिफरेंट लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम वो टॉपिक्स या वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है और कौन इसे बनाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हर एक देश का अपना खुद का सेंट्रल बैंक होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएस जो है, यूएस का अपना खुद का सेंट्रल बैंक है जिसे हम कहते हैं फेडरल रिजर्व। ठीक है, यूएस फेडरल रिजर्व। इसके बाद अगर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन का अपना एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ईसीबी शॉर्टली कहते हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो चाइना का अपना खुद का बैंक है, सेंट्रल बैंक, जिसे हम कहते हैं पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। उसी तरीके से हमारे इंडिया का भी अपना खुद का एक सेंट्रल बैंक है जिसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि आरबीआई। अब इस आरबीआई का क्या काम है कि देश की इकोनॉमी को संभालना है इसे। इकोनॉमी यानी कि क्या होता है, अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था मीन्स क्या होता है, अर्थ किस टर्म से रिलेटेड है, पैसा, धन। ठीक है, तो इस पैसे को एक इकोनॉमी के अंदर संभालना है ताकि जो प्राइजेस हैं वो स्टेबल रह सके, एकदम से प्राइजेस ज्यादा बढ़ ना जाए, खूब ज्यादा कम ना हो पाए। डिमांड कैसी है उसके सामने प्राइजेस को स्टेबल रखना है, तो प्राइस स्टेबिलिटी का संभालने का काम है इसका। फिर उसी के साथ प्राइजेस को स्टेबल रखते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सके, राइट, जॉब्स कैसे क्रिएट हो सके, जॉब्स क्रिएशन अगर रुक गया है या फिर कम ज्यादा हो रहा है तो उसको संभालने का काम है। ये पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमिक सोशल जस्टिस मेंटेन करके रखना है। तो ये सारी चीजें आरबीआई को इंश्योर करनी होती है एक इकोनॉमी के अंदर, और इसके लिए आरबीआई एक प्रोसेस यूज करता है और उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी बनाना ही अपने आप में एक प्रोसेस है, इसलिए आरबीआई इस प्रोसेस को संभालता है ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे। इसे हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि सपोज करिए किसान है ना, और किसान क्या करता है, अपने खेत में फसल लगाता है। आप देख रहे हैं कि फसल लगी हुई है। अब एक किसान को एज अ फार्मर उसे ये चीज अच्छे से पता है कि मुझे इस फसल में कब कब पानी चलाना है, कब चलाना है और कितना पानी चलाना है ताकि ये जो फसल है वो अच्छे से ग्रो कर सके, सही टाइम आने में अच्छा हार्वेस्ट, अच्छी ईल्ड मिल सके और इससे प्रॉफिट हो सके। ठीक है, ताकि और लोगों को जो भी इसे कंज्यूम करेंगे उनको भी फायदा हो और वो किसान खुद भी फायदा कमा सके। तो प्रॉपर वाटर की सप्लाई कब कब कैसे कैसे करनी है फार्मर को अच्छे से पता है। उसी तरीके से आरबीआई यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है, एक वाटर टैंक मैनेजर की तरह ही आरबीआई का काम होता है। लेकिन आरबीआई यहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं बल्कि किसकी सप्लाई को मैनेज करता है, पैसे की सप्लाई को मैनेज करता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के पास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे एज अ वाटर टैंक मैनेजर काम करेगा और जो इकोनॉमी है हमारे देश की इकोनॉमी वो इस खेत की तरह ही है। ठीक, आरबीआई क्या करेगा कि इस इकोनॉमी में कब कितना पैसा डालना है ताकि मनी सप्लाई प्रॉपर रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा मनी सप्लाई होगा तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाएगी
और बहुत कम सप्लाई होगा, एकदम से कम हो गया मनी का सप्लाई, तो रिसेशन की तरफ भी जा सकता है, ठीक है, मंदी हो सकती है। तो यहाँ पर ताकि मनी का सप्लाई प्रॉपर हो और बिजनेसेस ग्रो कर सकें, जॉब्स क्रिएट हो, स्पेंडिंग बढ़े लोगों की, तो एक कंडीशन ये है, जब आरबीआई मनी सप्लाई को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है, सर्टेन लिमिट पे कर रहा है तब ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है, ये एक पहली कंडीशन है, महंगाई आ जाएगी। और दूसरी तरफ अगर बहुत कम मनी का सप्लाई हो रहा है तो बिजनेसेस ग्रो नहीं करेंगे ठीक से, स्पेंडिंग नहीं होगी, लोगों के पास पैसा नहीं जा रहा है तो कहाँ खर्च करेंगे वो। तो ऐसा ही आरबीआई का काम होता है। मुझे लगता है अब आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। तो व्हाट एग्जैक्टली डज द आरबीआई डू, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए, आरबीआई एक वाटर टैंक मैनेजर की तरह ऐसे काम करता है कि जब ये फील्ड सूख रही होगी, यानी कि इकोनॉमी काफी स्लो होगी और लो डिमांड होगी, ये पहला केस है, इकोनॉमी काफी स्लो होगी और लो डिमांड होगी, तो वो स्टैप को ओपन करेगा। इस टैप को ओपन करना मतलब उस टाइम पर ये इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे तो लोग बैंक से ज्यादा लोन लेने के लिए इंकरेज होंगे। आप भी अगर आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट, मुझे 10,000 रुपए बोरो करने हैं और 10,000 रुपए में पहले कहीं 4% इंटरेस्ट लग रहा था, लेकिन अब मुझे सिर्फ 2% ही इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप भी इंकरेज फील करेंगे कि मैं बोरो कर सकता हूँ, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा बोरो करेंगे, जो भी मैक्सिमम लोन की लिमिट है आपके लिए, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा बोरो करने की इच्छा रखेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में बिजनेसेस बोरो करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग बोरो करेंगे, खर्च करेंगे और जॉब्स भी क्रिएट होंगी। कैसे लिंक्ड है ना, बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, तो वो हम धीरे धीरे जब लेक्चर में प्रोसीड करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी को बार बार रिवाइज करना होता है, इकोनॉमी ही नहीं बल्कि आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए रिविजन चाहिए होता है, तो रिविजन गिव्स यू क्लैरिटी। इसके बाद हम दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर इस खेत में बहुत ज्यादा पानी आ गया है, यानी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उससे मनी सप्लाई को कम भी करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मनी सप्लाई होने से क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। तो इस महंगाई को कम करने के लिए और प्राइजेस को कम करने के लिए क्या करेगा आरबीआई, इस टैप को क्लोज करेगा, है ना, ताकि थोड़ा पानी कम हो जाए, टैप करने से मनी सप्लाई थोड़ी कम हो जाए। इस कंडीशन में वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो लोग या बिजनेसेस डिस्करेज फील करेंगे बोरो करने के लिए, और मनी सप्लाई इस तरीके से कम हो जाएगी, ठीक है, अगर मनी सप्लाई कम होगी तो लोग कम बोरो करेंगे, खर्च भी कम करेंगे और प्राइसेस इस तरीके से नीचे गिर जाएंगे। सो अगर हम समराइज करें तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इट इज लाइक मैनेजिंग द फ्लो ऑफ अ फील्ड, फ्लो ऑफ वाटर इन अ फील्ड, उसी तरीके से है। यहाँ पर आरबीआई का गोल क्या होता है, टू कीप इट बैलेंस्ड, ना तो ज्यादा सूखा करना है, मतलब मनी सप्लाई एकदम कम भी नहीं करनी है और बहुत ज्यादा मनी सप्लाई भी नहीं करनी है कि इन्फ्लेशन ही आ जाए। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज द आरबीआई's मेथड ऑफ कंट्रोलिंग मनी फ्लो एंड इंटरेस्ट रेट्स टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब आपको मेरे ख्याल से डेफिनेशन तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इन केस आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के कुछ गोल्स होते हैं, हमने वो गोल्स भी डिस्कस कर लिया। प्राइस स्टेबिलिटी, ताकि स्टेबल प्राइसेस रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, राइट। अब हम थोड़ा सा आते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की शुरुआत कैसे हुई, कब इसको बनाने की शुरुआत की गई। तो इसका एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है ना, जैसे किसान, उसको शुरू से नहीं पता था कि मुझे फसल में कितने बार पानी चलाना है, उसने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही सीखा। उसी तरीके से एक देश जिसमें उथल पुथल मची हुई थी, जो आजाद नहीं था, आजादी के पहले कोई और रन कर रहा है इस देश को, आजादी के बाद कोई और रन कर रहा है, तो उसी तरीके से हमने भी इसको धीरे धीरे, या जो लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उन लोगों ने भी धीरे धीरे चीजें सीखी। तो सबसे पहला फेज जो हम पढ़ रहे हैं वो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड पढ़ रहे हैं, यानी कि देश आजाद होने के पहले की हम बात करें, बिफोर 1947। तो उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी कि जो भी करेंसी और क्रेडिट का कंट्रोल था वो प्राइमरी किसके पास था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। प्राइमरी ब्रिटिश गवर्नमेंट सब कुछ मैनेज करती थी। तो एक कंडीशन आई 1929 के दौरान, क्या होता है कि यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है, और बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई,
जिसके वजह से इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही चला रही है, तो इंडिया में 450 प्लस बैंक्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। जब इतने सारे बैंक्स कोलैप्स होंगे तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी में क्या सिचुएशन होगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि भाई अब तो हमें क्या बनाना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक बैंक बनाना चाहिए जो इन सारे बैंक्स को मैनेज कर सके, है ना। इतने सारे बैंक्स हैं इंडिया में, तो उन सबको मैनेज करने के लिए एक बड़ा उनका हेड बना देना चाहिए, और उस हेड का नाम क्या है, आरबीआई है। तो 1934 में इसी तरीके से आरबीआई एक्ट आता है, ठीक है। आरबीआई एक्ट आया और 1935 के 1 अप्रैल से ये जो आरबीआई का क्रिएशन इस आरबीआई एक्ट में किया गया था, आरबीआई क्रिएट किया गया था, उसको 1 अप्रैल 1935 से वो ऑपरेशनल हो जाता है, यानी कि वो काम करने लगता है, ठीक है। तो ये इयर्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट गवर्नर जो थे आरबीआई के वो कौन बनते, ऑब्वियसली तब ब्रिटिश का राज था, तो यहाँ पे ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फैक्चुअल चीजों को हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो भी छोटे मोटे फैक्ट्स आएंगे दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑल, राइट। इसके बाद देखिए सेकेंड फेज पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि 1947 से जब देश आजाद हो गया तो क्या क्या कंडीशंस आई। सबसे पहले अभी देश में उथल पुथल थी, हम थोड़े स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। अब हम खुद इसको रन करेंगे, तो एक्सचेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आई है। तो सबसे पहले आरबीआई के डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन पे फोकस किया कि आरबीआई का डेवलपमेंटल रोल क्या होगा, उस चीज पे फोकस किया गया। और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इस चीज का इंट्रोडक्शन किया आरबीआई ने खुद, ठीक है। आरबीआई इसको यूज कर रहा था ताकि वो पैसों की सप्लाई या क्रेडिट की सप्लाई को एक मतलब सही तरीके से मेंटेन कर सके। किस सेक्टर में, जैसे अगर हाउसिंग के लिए लोन्स देने हैं, ठीक है, तो लिमिट्स लगाई गई, एजुकेशन में कितना लोन देना है ना। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल से आप समझ रहे हैं ना कि हर एक सेक्शन में, हर एक सेक्टर में इस चीज को कंट्रोल किया गया कि ये क्रेडिट फ्लो टू स्पेसिफिक सेक्टर्स ही देना है, ठीक है। इतना आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। इसके बाद कोई किसी भी जगह पर बहुत ज्यादा होर्डिंग ना हो, क्योंकि अगर आप लोग सामान या कोई भी सामान एक जगह होर्ड करके रख लेता तो एकदम से बाद में प्राइसेस बढ़ जाए, ठीक है, उस टाइम पे प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन होगा। तो ये सारी चीजें रोकने के लिए कदम उठाए गए। इसके लिए कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट की गई। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब जिस भी सेक्टर में ज्यादा मार्जिन रहेगी वहां पर कम क्रेडिट की अवेलेबिलिटी रहेगी। क्रेडिट पे सीलिंग्स इंपोज कर दिए गए कि इस सेक्टर पे इतना ही दिया जा सकता है, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। फिर बैंक्स को भी डायरेक्टिव्स इशू किए गए कि भाई तुम्हें स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए बहुत ज्यादा लेंडिंग नहीं करनी है, अगर बहुत ज्यादा लेंडिंग करोगे तो दिक्कतें आएंगी। तो ये सारी चीजें इंडिपेंडेंस के बाद किया गया टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इक्विटेबल क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा एफोर्ड कर सकते हैं उनको बहुत ज्यादा लोन मिल जाए, रईस लोग हैं वो बहुत ज्यादा लोन लेकर आ जाए, जो गरीब है वो गरीब के गरीब रह जाए। तो इक्विटेबल क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करने की बात या काम उसके लिए किया गया। उसके बाद अब थोड़े से स्टेबल हो चुके हैं, तो 1960 से लेकर 1991 के पीरियड को हम कहते हैं पीरियड ऑफ क्रेडिट प्लानिंग। इस टाइम पे ये चीज करी गई, तो वहां पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए जैसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, कैश रिजर्वेशन, एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट्स। ये जो एसएलआर है और सीआरआर है ये भी मॉनेटरी पॉलिसी के ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। ये चीज अगर आपको देखनी है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप हमारे चैनल की इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट्स की प्लेलिस्ट में जाकर ये टॉपिक एग्जाम्पल के साथ बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पहले से क्लियर है देन कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर नेशनलाइजेशन किया गया 1969 पे बैंक्स का, है ना, कि अब जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो स्टेट के कंट्रोल में आ जाएंगे। नेशनलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है, और वहां पर आरबीआई का कंट्रोल इस तरीके से क्रेडिट पर बढ़ने लगा क्योंकि नेशनलाइज कर दिया गया। अब आरबीआई देखिएगा ना, तो यहाँ पे फिर आ जाते हैं 1991 से प्रेजेंट तक के पीरियड में। यहाँ पे लिबरलाइजेशन किया गया। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स जिनको हम जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जैसी चीजें की गई। अब शिफ्ट हुआ कि हम मार्केट ओरिएंटेड मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ मूव करें। मार्केट ओरिएंटेड मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि जहां पे सेंट्रल बैंक जो है कुछ मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, जो मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनको यूज करेगा, मार्केट के सिग्नल्स को यूज करेगा ताकि जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं अलग अलग, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई, इन सारी चीजों को क्या कर सके, मैनेज कर सके और सही दिशा में
इसको ले जा सके। फिर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको भी डीरेगुलेट कर दिया गया कि पहले एक जगह से इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर बैंक के ऊपर छोड़ा गया। ठीक है, अभी जो चीजें फॉलो होती हैं उसमें देखो बैंक कैसे एक्सटर्नल, मतलब बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड करते हैं, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेते हैं। ठीक है, फिर उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको देखते हैं, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, तो ये सारे फैक्टर्स को लेकर फिर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं के नॉर्मल लेवल पर। इसके बाद से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके अंदर आपके रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आते हैं, इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया 2000 में। इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे फोकस किया गया, क्योंकि हम 91 से लेकर प्रेजेंट तक के मोमेंट को डिस्कस करेंगे। सो इन्फ्लेशन टारगेटिंग 2016 से शुरू की गई। पहले हम क्या करते थे, पहले आरबीआई जो है, सेंट्रल बैंक जो है, वो मल्टीपल इंडिकेटर्स को फॉलो करता था कि हमें जॉब्स भी क्रिएट करनी है, मनी सप्लाई को भी मैनेज करना है, मतलब इन्फ्लेशन भी टारगेट रहता था, इकोनॉमिक ग्रोथ भी संभालनी है, तो अलग अलग इंडिकेटर्स पे काम करता था। लेकिन 2016 में आरबीआई की उर्जित पटेल कमेटी ने मतलब 13-14 में उसने रिकमेंड किया अपनी रिपोर्ट में कि हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ आरबीआई को इन्फ्लेशन पे फोकस करना चाहिए, बाकी सारे इंडिकेटर्स अपने आप लाइन में आ जाएंगे। तो अक्टूबर 2016 से आरबीआई एक्ट को जब अमेंड किया गया तो इस चीज की शुरुआत हुई इन्फ्लेशन टारगेटिंग की। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। यहाँ पे एक बार आप ऑब्जेक्टिव्स पे नजर डाल सकते हैं, वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ और ऑब्जेक्टिव्स आप देखेंगे, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट, इसको कंट्रोल रखना है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं उन चीजों को भी प्रमोट करना है इस पॉलिसी के थ्रू, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है और इकोनॉमिक ग्रोथ, इस चीज पर भी फोकस करना है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के पीछे। अब हम समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क आखिर इंडिया में है कैसा। 2016 से अगर हम बात करें तो उसके बाद से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस तरीके से फॉर्म होती है। ये जो कमेटी है, आरबीआई एक्ट 1934 को 2016 में अमेंड किया जाता है और उसके अंतर्गत ही इस कमेटी का फॉर्मेशन किया जाता है। कमेटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कमेटी साथ में बैठेगी इसके मेंबर्स और फिर यहाँ पे ये लोग डिसीजंस लेंगे। ठीक है, तो इस कमेटी के अंदर 6 मेंबर्स हैं। 3 जो मेंबर्स हैं वो आरबीआई के साइड से रहेंगे और 3 मेंबर्स जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करके भेजेगी। ठीक, जो इस कमेटी में बैठेंगे और डिसीजंस लेंगे। तो इस कमेटी का थोड़ा सा हम कंपोजिशन पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है। अब यहाँ पर 6 आउट ऑफ 6 मेंबर्स, यहाँ पे जो 3 मेंबर्स है वो आरबीआई के साइड से आ रहे हैं। तो आरबीआई गवर्नर एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ऑलरेडी क्या है, सेंट्रल बोर्ड में है आरबीआई के, और वो क्योंकि सेंट्रल बोर्ड में है या आरबीआई के गवर्नर ही है, तो वो इस कमेटी के भी चेयरमैन बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे ही वो गवर्नर बने वो इस कमेटी के चेयरमैन भी हो गए, तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाता है। इसके बाद से डेप्यूटी गवर्नर होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अभी कौन है, पूनम गुप्ता है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से रिसेंटली ये चीज अपडेट की गई। इसके बाद आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड होता है वहां से भी एक पर्सन नॉमिनेट होकर आरबीआई के इस मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। अगर हम बात करें ये जो 3 मेंबर्स आरबीआई साइड से आ रहे हैं उनका टेन्यूर कितना होता है, तो ये उनके जॉब टेन्यूर जो एक्स ऑफिशियो जॉब टेन्यूर है उसके साथ ही टाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपको समझ नहीं आया होगा, तो शक्तिकांत दास की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तो संजय मल्होत्रा है और वो अभी अभी आए हुए हैं। ठीक है, तो हम शक्तिकांत दास जो कि फॉर्मर गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, उनकी बात करते हैं। इनका जो टेन्यूर था पहले 3 साल का था। ठीक है, कि 3 साल तक आरबीआई के गवर्नर रहेंगे, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया। तो तब तक जैसे ही आरबीआई के गवर्नर बने, इनका ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबरशिप भी स्टार्ट हो गई 3 साल के लिए। अब क्या किया गया कि जब 3 साल इनके पूरे हुए तो इनको 3 साल के लिए और रीअपॉइंट कर लिया गया। तो अब ये 3 साल मतलब टोटल 6 साल तक है। तो अब यहाँ पर ये 6 साल तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर भी रहेंगे, उसके भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे। ठीक है, तो यही है कि देयर टेन्यूर इज टाइड विद एक्स ऑफिशियो जॉब टेन्यूर। जो भी यहाँ बैठा होगा उसका जब तक जॉब टेन्यूर है वो इस कमेटी का मेंबर भी रहेगा। मतलब यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, हम ये भी बात कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि आरबीआई गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर जो होते हैं वो कौन सेलेक्ट करता है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी आरएसी जो कि हेडेड होती है कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि एक आईएएस के द्वारा हेडेड होती है और वो इनको सेलेक्ट करती है। ठीक है, अपॉइंट करती है।
सिलेक्शन वो करती है, फिर अपॉइंटमेंट होता है। इसके बाद आप देखेंगे, आप गवर्नमेंट साइड पर आ जाते हैं कि 6 में से 3 मेंबर्स जो है वो गवर्नमेंट की साइड से आ रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट इनको अपॉइंट कर रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऐसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से जो एक्सपर्ट्स हैं वो आते हैं। तो इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कि न्यू दिल्ली पर है, उससे नागेश कुमार जो है वो डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव थे वहां के, तो उनको अपॉइंट किया गया एज अ मेंबर यहाँ पे। फिर सौगता भट्टाचार्य हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उसके बाद प्रोफेसर राम सिंह है। तो इनके नाम हालांकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको इनके नाम याद रखना है, बट पता है कि 3 मेंबर्स गवर्नमेंट की साइड से आते हैं और वो ऐसे ऐसे जगहों से आते हैं। ठीक है, इनका जो टेन्यूर होता है, जो गवर्नमेंट साइड से आ रहे हैं, आपको डिफरेंसेस याद रखने हैं, उनका 4 साल का होता है। और यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर एक इंसान आया है 4 साल के लिए है, अब वापस नहीं, इस तरीके से नहीं कि वो 4 साल के लिए और बना दिया जाएगा, तो सिर्फ 4 साल के लिए होता है, बाकी रीअपॉइंट नहीं हो सकता। और इनको कौन सिलेक्ट करता है? तो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी वापस से आईएएस के द्वारा ही हेडेड होती है, और वो ही इनको क्या करती है? सिलेक्ट करती है। तो ये देखा हमने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कंपोजिशन की कौन कौन होता है। फिर अब बात करते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके कुछ की पॉइंट्स की मीटिंग कब होती है, क्या इसमें कुछ मेजॉरिटी वोट जैसी चीज होती है, कोरम क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग बैठनी है तो आउट ऑफ 6 मेंबर्स उसमें से जरूरी होता है कि 4 मेंबर्स आए, ये कोरम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इतने मेंबर्स आए हुए होने चाहिए तभी मीटिंग बैठेगी। और इन 4 मेंबर्स में से भी एक जो मेंबर होगा वो गवर्नर तो कंपलसरी है। अगर आरबीआई के गवर्नर नहीं आते हैं इन 4 मेंबर्स के अंदर, तो ये मीटिंग नहीं हो सकती एमपीसी की। ठीक है, विदाउट कोरम द मीटिंग इज इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड रहेगा ये मीटिंग, ये याद रखना है। इसके बाद मीटिंग्स जो होती हैं कब कब करनी पड़ती है, क्या हमेशा मीटिंग करनी पड़ती है? तो ऐसा नहीं है, ये आरबीआई बोलता है यहाँ पे एक्ट कि एटलीस्ट 1 साल में 4 मीटिंग्स तो होनी चाहिए, कम से कम 4, मैक्सिमम आप कितनी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 4 देखेंगे कब कब होती है, तो जनवरी से आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है तो पहली फेब में होगी। ठीक है, फेब के बाद मार्च छोड़कर अप्रैल में होगी, बाय मंथली मीटिंग्स होती है ये, जैसा इसमें लिस्टेड है। अप्रैल के बाद मई, जून, फिर जुलाई के बाद अगस्त में होगी, सितंबर छोड़ के अक्टूबर में होगा, और अक्टूबर के बाद दिसंबर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फेब के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर के बाद अक्टूबर और दिसंबर हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 टाइम्स तो हो ही रही है, बाय मंथली ये लोग मिलते हैं। और आप देखेंगे कि अगर कोविड के टाइम का अगर हम एग्जाम्पल लें तब तो बहुत फ्रिक्वेंटली मीटिंग्स हुई, क्योंकि इतनी अनस्टेबल चीजें हो गई थी, सप्लाई डिमांड में इतने इश्यूज आ रहे थे, तो फिर आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है काफी फ्रिक्वेंटली मिली भी थी। तो मिनिमम यहाँ पे लिमिट दी है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। लीगल बैकिंग अगर हम देखेंगे तो ये किसके अंदर फॉर्म हुई, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन एस में फॉर्म हुई है, इसे तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग की, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में हर एक मेंबर का एक एक वोट होता है। 6 मेंबर्स हैं तो 6 मेंबर्स अपना अपना वोटिंग कर सकते हैं, और डिसीजंस क्या किए जाते हैं? मेजॉरिटी वोट के थ्रू ही लिए जाते हैं। सपोज करिए कि 6 मेंबर्स हैं और यहाँ पे एक डिसीजन लेना है, ठीक है, कि रेपो रेट को बढ़ाना है या कम करना है। अब ये 3 मेंबर्स बोल रहे हैं कि रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सपोज करिए 2 मेंबर्स बोल रहे हैं कि रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, लेकिन 4 मेंबर्स बोल रहे हैं कि रेपो रेट को नहीं बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पे किसकी मेजोरिटी हो गई? नहीं बढ़ाएंगे, 4 वाले की। तो ये जो 4 है, मेजोरिटी वोटिंग के थ्रू ही ये डिसीजंस लिए जाते हैं, बढ़ा दिया नहीं बढ़ाएंगे वाला चीज हो जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे काम करता है। तो रेपो या पॉलिसी रेट जो बैंक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है वो मेजोरिटी वोट के थ्रू ही डिसाइड होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक कास्टिंग वोट नाम की चीज भी होती है, कि अगर यहाँ पे जो वोटिंग है वो फर्स्ट टाइम हो रही है तो सारे मेंबर्स, गवर्नर भी वोट करेंगे पहली बार में। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा डिसीजन है जिसमें टाई हो जाता है कि 3 वोट्स इस साइड थे, 3 वोट्स इस फेवर में थे, तो यहाँ पे टाई हो गया, 50-50 वाली चीज आ गई है, तो अब गवर्नर ने पहले इंस्टेंस पे तो वोट कर दिया है, तभी तो 3-3 वोट काउंट हुए ना। लेकिन अब गवर्नर के पास पावर है कि वो कास्टिंग वोट, यानी कि एक बार और वोटिंग सेकेंड टाइम में कर सकता है, तो फिर डिसीजन किसी एक तरफ चले जाएगा। मान लो गवर्नर को ये वाला डिसीजन पसंद है तो यहाँ पे उसने वोटिंग कर दी, तो 4 वोट्स हो गए और डिसीजन इस वाले के फेवर में आ गया, जो भी ये वाली टीम सोच रही थी। इस तरीके से होता है।
अब यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव्स है, बेंचमार्क पॉलिसी रेट, रेपो रेट डिसाइड करते हैं, चीफ इन्फ्लेशन टारगेट, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे इन्फ्लेशन होते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क की बात करें तो करेंट टारगेट क्या है, 4% है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। इसको हम आगे चल के समझते हैं कि 4% कैसे है, ठीक है। और +-2 भी पॉसिबल है, यानी कि अगर टारगेट है कि इतने परसेंट पे ही रखना है इन्फ्लेशन को, तो ये आइडियल सिचुएशन है, मतलब ये है नॉर्मल सिचुएशन की इतना रखना चाहती है आरबीआई। इसके बाद इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इतना ही हो। तो यहाँ पे +2 भी हो सकता है, यानी कि 6% तक जा सकता है, और इसमें -2 भी हो सकता है, यानी कि 2% पर भी ये आ सकता है, यानी कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। और मेनली फोकस किया जाता है कि किसी तरीके से उसको 4% रखा जा सके, ठीक है। 2 से 6% किसका, तो 2 से 6% ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का, इसको भी हम समझेंगे। अब यहाँ पे ये जो इन्फ्लेशन के टारगेट्स है वो कौन सेट करता है, ये किसने बोला कि 2 से 6% के बीच में रखना चाहिए, 4% रहना चाहिए, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इवन यूपीएससी पूछ भी चुका है कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है, और यहाँ पे डिसाइड कौन करता है, मतलब किससे कंसल्ट करने के बाद करती है, आरबीआई से कंसल्ट करने के बाद करती है। तो ये जो आपका ये वाला परसेंटेज है ना, वो कब बोला गया था कि 2016 से 2020 तक हम इसी टारगेट को रखेंगे, कि हमें इसी के बीच में रखना है इन्फ्लेशन को। हालांकि इसके ऊपर 7-8 भी चला गया है ना, लेकिन इसमें बनाने की कोशिश रखी जाती है। अब इसके बाद रिव्यू किया गया 2021 में, लेकिन फिर 2021 से ये बोल दिया गया कि 2021 से 26 के बीच में ये सेम लिमिट ही रहेगी, इस चीज को एक्सटेंड कर दिया गया 2026 तक, ठीक है। तो ये रिव्यू किया जाता है हर 5 साल में कि क्या ये टारगेट चेंज करना है, ये इतना ही रखना है, क्योंकि हर बार सिचुएशन बदलेगी। हम कहाँ थे कि हमारे लिए 1 रुपया इतना वैल्यूएबल था, अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं कि 1 रुपए की कितनी वैल्यू डिक्लाइन हो गई है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी सिचुएशंस बदलती हैं और इस हिसाब से ये टारगेट्स भी चेंज करने पड़ते हैं। तो ये हो गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब हमें समझना है कि आरबीआई कोशिश ही क्यों करता है कि इस इन्फ्लेशन को किसके बीच में रखे, 2 to 6% के बीच में रखे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि है फिलिप्स कर्व का। तो फिलिप कर्व क्या करता है, इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है, याद रखिएगा, इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ को, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, अनएम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन वाई एक्सिस में लिया है। अब जैसे जैसे क्या होता है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती है, ये फिलिप कर्व ऐसा बोलता है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जाती है। तो आप बोलेंगे ये तो बहुत बढ़िया बात है मैम, ऐसा तो होना चाहिए कि इन्फ्लेशन हम फिर महंगाई बढ़ाते जाते हैं, मनी सप्लाई आरबीआई ज्यादा कर दे और अनएम्प्लॉयमेंट इससे कम होती जाए, ये बहुत अच्छा मेजर है। बट हर सिचुएशन में ये काम नहीं करेगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो हर सिचुएशन में ये काम नहीं करेगा कि ये हो, ठीक। तो यहाँ पे ये कैसे काम करता है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से काम करता है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि महंगाई बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, तो यहाँ इसका कॉन्सेप्ट है कि जब इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ती है तो प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तभी महंगाई बढ़ी है। तो यहाँ पे प्राइजेस किसके बढ़ते हैं, प्राइजेस प्रोडक्ट्स के बढ़ते हैं। प्राइजेस किसके बढ़ रहे हैं भाई, प्रोडक्ट्स के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट को बनाया किसने है, किसी फर्म या कंपनी, किसी ने तो बनाया होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बनाया होगा। तो अब वो क्या देखेगी कि भाई प्राइजेस क्यों बढ़े हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ रही होगी। डिमांड बढ़ रही है तो आगे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी लोग इन प्रोडक्ट्स को इतना मांग रहे हैं तो आगे भी मांगेंगे। अब जब वो प्रोडक्ट्स को इतना मांग रहे हैं तो हमें इस डिमांड को मीट करने के लिए ज्यादा वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे। तो वर्कर्स भी वो लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ऐसे में क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होती जाएगी। इसका वाइसे वर्सा भी ट्रू है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कि अगर इन्फ्लेशन जो है या महंगाई कम होती जाएगी तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगा। इस केस में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा भी इस कर्व के अकॉर्डिंग बोला जाता है, ठीक है। सो आरबीआई क्या ट्राई करता है कि अगर हाई, मतलब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हाई इन्फ्लेशन होगा तो लोअर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, एटलीस्ट टेम्परेरी वे में तो ये पॉसिबल है। लेकिन ये जो फिलिप्स कर्व था काफी सारी सिचुएशन में फेल भी हुआ। तो आरबीआई अब कोशिश क्या रहती है आरबीआई की, स्टेबल एंड मॉडरेट
इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी, इसलिए आरबीआई चाहता है कि वो 2 से 6% के बीच में ही इस इन्फ्लेशन को रखे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। तो अब समझते हैं कि भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है और कैसे ये आरबीआई इसको यूज कर रहा है। तो अगर हम बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो सीपीआई एक ऐसा मेजर है जो रिटेल लेवल पर गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस के चेंज को ट्रैक करता है। ठीक है, कि अगर जो भी आप नॉर्मल खाना पीना, फूड, फ्यूल, क्लोथ्स, डेली यूज के जो आइटम्स हैं उनका प्राइसेस कितना बढ़ रहा है उसको ट्रैक कौन करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ट्रैक करता है। आरबीआई इसी सीपीआई को यूज करता है इन्फ्लेशन टारगेट डिसाइड करने के लिए, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें हैं, वही अच्छे से बता पाएंगी कि महंगाई बढ़ रही है कम हो रही है। अभी का टारगेट क्या है? 4% है, जिसमें से 2% का अपर लिमिट है, 6 तक जा सकता है, और 2% का लोअर लिमिट भी है कि -2 हो जाएगा, तो 2%, 2 to 6% के बीच में रह सकता है। ठीक है, इससे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाते वक्त प्राइस स्टेबिलिटी पर फोकस करता है सीपीआई को यूज करके। समझ गए अब आप? अब यहाँ पे सीपीआई इन्फ्लेशन की बात की गई है कि ये सीपीआई इन्फ्लेशन कितना रहेगा? 6% है। अब ठीक है, जो कि आरबीआई के कंफर्ट जोन जो कि 4% था उसके ऊपर जा चुका है। रेंज ये रखनी है लेकिन फिर भी ऊपर जा रहा है। तो अब या फिर इसके भी ऊपर चला गया, तो उस टाइम पर आरबीआई को क्या करना है? इस महंगाई को, जो महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल में लाना है। कंट्रोल में लाना है तो आरबीआई क्या स्टेप उठाएगा? रेपो रेट को इंक्रीज करेगा। अब आपके सामने शब्द आ गया रेपो रेट। अब इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा क्यों रहा है कि महंगाई कंट्रोल कर दे। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है रेपो रेट क्या होता है। तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे मौजूद है आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी कि कौन मौजूद है? आरबीआई, राइट। इसके बाद आप दूसरी तरह देखेंगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आपके कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स यानी कि और जो इंडिया में बाकी बैंक्स हैं आरबीआई को छोड़कर, वो सारे आपके क्या हो गए? कमर्शियल बैंक्स है ना। कमर्शियल बैंक्स में जैसे आप फॉर एग्जांपल एसबीआई हो गया, जो भी आपके बैंक के नाम याद है आपको, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इसके बाद से एक्सिस बैंक हो गया, तो ये सारे कमर्शियल बैंक है। अब अगर इन कमर्शियल बैंक को जरूरत है पैसे की, तो ये किसके पास जाएंगे? सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे। सेंट्रल बैंक से कहेंगे भाई मुझे लोन चाहिए, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? एक मिनट, ठीक है, इस वेट अ सेकेंड, इस एरो को हम थोड़ा चेंज करेंगे यहां से, क्योंकि एरो सही बनाऊंगी तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे लेंड करेगा कौन? सेंट्रल बैंक इनको पैसे देगा। कमर्शियल बैंक आया ना पैसे लेने, तो लेंड टू बैंक, लेंड कर रहा है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा है। इसमें ये भी याद रखना है कि कुछ समय के लिए ही कर रहा है, कुछ समय के लिए कर रहा है। तो ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक जो है वो इस कमर्शियल बैंक या एसबीआई बैंक सपोज कर लीजिए, इससे क्या मांगेगा? मैंने जो पैसा दिया उस पर इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करूंगा। तो यहाँ पे इस बैंक को, यहाँ पे इस सेंट्रल बैंक को, आरबीआई को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा इस छोटे वाले बैंक या कमर्शियल बैंक को। इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करेगा आरबीआई इससे, वही इस इंटरेस्ट रेट को क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये बहुत अच्छे से टर्म याद रखेंगे कि रेपो रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ये हो गया। इसके बाद देखिए, अब बैंक को ना बोरो करते समय अपना कुछ कोलेट्रल भी रखना पड़ता है। तो बैंक जो है वो अपने नॉन एसएलआर कोटा की सिक्योरिटीज, जब आप एसएलआर पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। नॉन एसएलआर कोटा की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो एज कोलेट्रल कहाँ पे रखते हैं? सेंट्रल बैंक के पास। तभी तो सेंट्रल बैंक को भरोसा होगा कि मुझे इसे उधार देना चाहिए, ठीक है, वापस चुकाने आऊंगा तब ये ले लूंगा। अब ठीक है, अब कंडीशन आती है कि यहाँ पे कमर्शियल बैंक तो इससे बोरो कर ले रहा है, लेकिन कमर्शियल बैंक से भी कुछ लोग बोरो करने आएंगे, तो उनको हम कहेंगे बोरोवर्स। ठीक है, अब इन बोरोवर्स में कौन कौन आ सकता है? बिजनेसमैन आ जाते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, जैसे हम लोग बोरो करने जा सकते हैं कि हमें जरूरत है, हाउसिंग लोन के लिए जरूरत है, एजुकेशन लोन के लिए जरूरत है, तो हम कहाँ से बोरो करने जाएंगे? इस बैंक से बोरो करने जाएंगे। डायरेक्टली आरबीआई के पास थोड़ी ना पहुंच जाएंगे, तो हमें कहाँ से लोन लेना है? इस एसबीआई बैंक के पास जाना है लोन लेने। ठीक है, आप जिससे भी चाहें लोन ले सकते हैं, जहां पर भी आप। तो इसके बाद अब ये कमर्शियल बैंक अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है तो हमसे भी इंटरेस्ट रेट तो चार्ज करेगा ना, तो ये हमसे इंटरेस्ट रेट लेगा, लेकिन ये वाले इंटरेस्ट रेट को हम रेपो रेट कर रहे हैं। ठीक, अब इतनी सिचुएशन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी
कंडीशंस पे आते हैं कि बढ़ाया और कम क्यों किया जाता है। तो फर्स्टली एक बार मैं इस चीज को हम एक बार कॉपी भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर बढ़ रहा है तो क्या सिचुएशन आएगी और डिक्रीज होगा तो क्या सिचुएशन आएगी। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मान लीजिए आरबीआई ने डिसीजन लिया है। अब ये चीज आपको बहुत अच्छे समझनी है, क्योंकि ये न्यूज में आएगी, हमेशा 2-2 महीने में न्यूज में आती है। अभी भी हम वही डिस्कस करेंगे कि बढ़ाया कम किया। तो अगर रेपो रेट इंक्रीज किया है, इस रेट को इंक्रीज किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर 6.50% था रेपो रेट, लेकिन उससे कितना कर दिया, 6.75% इंक्रीज करके ये कर दिया है। इसका ये मतलब है कि रेपो रेट बढ़ गया है। अगर इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट ये वाला जो बढ़ गया है, आरबीआई ने इसे जब इंक्रीज किया, तो जो ये वाले बैंक है, एसबीआई बैंक है, पीएनबी बैंक है, इनको लोन लेने में दिक्कत आएगी। ये डिस्करेज फील करेंगे ना, भाई अब मैं लोन लेने जा रहा हूं तो पहले तो इतना इंटरेस्ट ले रहा था, अब तो ये बढ़ा बढ़ा के मुझसे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, मैं क्यों लोन लूंगा अब। तो ये लोन लेना कॉस्टलियर हो जाएगा इन बैंक्स के लिए। एंड ये क्या करेंगे, अब इनको यहाँ पे लोन पे करना पड़ रहा है तो अपने कस्टमर से भी क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। और जो लोन्स इनके पास आ रहे हैं कस्टमर्स लेने, उस पर भी इंटरेस्ट रेट क्या कर देंगे, हाइक कर देंगे। अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर भी हाइक कर दिया गया तो पीपल या लोगों को या आपको और मुझे ये लगेगा, मैं जब लोन लेने जा रही हूँ तो मुझे लगेगा भाई अब तो मुझे कम लोन लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूंगी, लेस बोरो करूंगी और फिर मेरे खर्चे भी कम हो जाएंगे। तो स्पेंड, मैंने उस टाइम पर मैंने नहीं लिया एजुकेशन लोन, नहीं लिया हाउस के लिए कोई लोन, तो मैंने खर्चे भी कम कर दिए। इस तरीके से क्या हुआ कि जब मैंने घर खरीदने से मना कर दिया, एजुकेशन लेने से मना कर दिया कि अभी नहीं बाद में देखेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, जो डिमांड है इकोनॉमी की वो भी फॉल हो रही है। ठीक है, एरोस दिख रहे हैं कि आपको नीचे जाते हुए, डिमांड भी फॉल हो रही है। और इससे क्या होंगे, जब डिमांड कम होती है ना किसी भी चीज की, तो उसके प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। तो अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो प्राइसेस भी कम हो गए, प्राइसेस कम हो गए हैं मतलब इन्फ्लेशन या महंगाई भी कम हो रही है। सिंस लोअर डिमांड पुट्स लेस प्रेशर ऑन प्राइसेस। तो आपको एक क्रक्स याद रखना है पूरे इस स्टोरी का, कि अगर हायर रेपो रेट कर दिया जाएगा, रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, तो उसके सामने इन्फ्लेशन जो है कम हो जाएगा, लोअर इन्फ्लेशन। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, इस चीज को समझना पड़ता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अभी हमने बढ़ाने का पढ़ा है कि इंक्रीज किया रेपो रेट तो क्या होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें काम करती हैं, सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, लेकिन ये रेपो रेट का कॉन्सेप्ट ये है। इसके बाद आ जाते हैं, रेपो रेट अगर कम कर दिया गया, अभी हम डिक्रीज वाली सिचुएशन पढ़ेंगे कि अगर बैंक जो है वो डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये डिसाइड करती है कि इस बार हमें रेपो रेट को क्या करना है, डिक्रीज कर देना है। यानी कि अगर वो 6.50% था तो इससे हम क्या कर देते हैं, 6.25% कर देते हैं, डिक्रीज किया गया। ठीक है, तो जब रेपो रेट कम होता है, इसका ये मतलब है कि बैंक जो है, अगर वो अब आरबीआई के पास लोन लेने जाएंगे तो जो इंटरेस्ट उनको पहले ज्यादा देना पड़ रहा था 6.50, अब उन्हें सिर्फ 6.25% ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बैंक्स को इंकरेजमेंट फील होगा कि चलो भाई कम हो गया पहले से, अब जाके हम उधार ले लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक, तो ऐसे में जब वो यहाँ पे इसको कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो जो कस्टमर्स उसके पास लोन लेने आएंगे उसमें भी तो वो इंटरेस्ट रेट कम ही कर देगा ना। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट कम करेगा और अब मैं सोचूंगी एज एन इंडिविजुअल कि भाई अब तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, अब मैं इस टाइम पे घर खरीद लेती हूँ, हाउसिंग लोन ले लेती हूँ, ठीक है, या बिजनेस के लिए कोई लोन उठा लेती हूँ, तो या आप उठा लेते हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं, तो अब क्या होगा कि लोगों की सोच बदलेगी और लोग या बिजनेसेस जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा बोरो करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिमांड भी इंक्रीज हो गई, लोग घर वगैरह खरीदने लगे, एजुकेशन के लिए लोन ले लेंगे, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, लोन की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। और ये जो होता है, जब बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली पैसे का सप्लाई, लोन सस्ता मिल रहा है तो मार्केट में पैसे का सप्लाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सप्लाई इंक्रीज होगा, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो उतने ही है ना। घर तो 4 ही थे बेचने के लिए, लेकिन अब बहुत सारे लोगों, सबके पास पैसा आ रहा है, सब लोन लेके चाह रहे हैं कि घर खरीदना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली अब 4 ही घर अवेलेबल थे, तो ये चारों घर बहुत महंगे कर दिए जाएंगे कि इतने सारे लोग आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और हायर डिमांड क्या पुश करती है, प्राइसेस को पुश अप करती है। सो एक क्रक्स इसमें से क्या निकाल सकते हैं कि अगर रेपो रेट को कम कर दिया गया, लोअर रेपो रेट किया गया, तो उसके कारण जो होगा इन्फ्लेशन फ्यूल होगा। सो इट मे फ्यूल इन्फ्लेशन। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, ये इसका क्रक्स हो गया।
अगर डिक्रीज किया जाता है रेपो रेट और इंक्रीज किया गया तो उसके लिए हमने ये चीज पढ़ ली। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले होते हैं आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, और फिर सेकेंड होते हैं आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं। इट मींस ये इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई की जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल में रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ लोन्स को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहे जाते हैं, जर्नल टूल्स के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें जर्नल या फिर इनडायरेक्ट टूल्स कहा जाता है। दे इफेक्ट द एंटायर इकोनॉमी। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज बैंक रेट। बैंक रेट एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है जिसके, ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसमें आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को जब लेंडिंग करता है तो वो उसे चार्ज करता है। ठीक है, लेकिन सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ रेपो रेट इन द 2000 द बैंक रेट हैज बिकम अ डोमेंट टूल, और आरबीआई उसको इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करता है। जब वो बैंक्स के साथ बोरोइंग या लैंडिंग वाली चीजें करता है तो इस टूल को उतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। इसके बाद आता है आपका रेपो रेट। रेपो रेट के कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी हम समझ चुके हैं बहुत अच्छे से कि अगर इंक्रीज किया जा रहा है रेपो रेट तो क्या इंप्लीकेशंस होंगे, डिक्रीज किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकेंडली हम पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। ठीक है, तो अगर हम रिवर्स रेपो रेट के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, तो यहाँ पे अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, यहाँ पर बैठा है आपका आरबीआई जो कि आपका सेंट्रल बैंक है, और सामने कौन बैठे हैं, बाकी बैंक्स। ठीक है, बाकी बैंक्स बैठे हुए हैं। अब क्या होगा कि आरबीआई जो है वो इन बैंक से मनी बोरो करेगा, इसको भी जरूरत है कि चीजों के लिए, तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक से मनी बोरो करेगा, बोरो मनी फ्रॉम बैंक। अब बैंक क्या करेंगे, इस आरबीआई से इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, तो आरबीआई को इन्हें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, और इसी इंटरेस्ट रेट को जो आरबीआई बैंक्स को पे करता है इसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। राइट, एक और डेफिनेशन यहां पर हम बोल सकते हैं, एक और डेफिनेशन इस फॉर्म में बोल सकते हैं कि जब बैंक के पास एक्सेस पैसा है, सरप्लस में मनी है, और बैंक क्या करना चाहते हैं कि जो सरप्लस में मनी है उसको आरबीआई के पास डिपॉजिट करके उससे इंटरेस्ट रेट कमाना चाहते हैं, तब जो इंटरेस्ट रेट कमाते हैं वो उसे भी क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो ही कहा जाता है। तो इस तरीके से भी आप डेफिनेशन को मोल्ड कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट दैट क्लाइंट्स अर्न व्हेन दे पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद द आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड्स टू अर्न इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवर्स रेपो रेट हो गया। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि लिक्विडिटी एब्जॉर्ब की जाती है बैंकिंग सिस्टम से, है ना। यहाँ पे ये लोग पैसा बोरो कर ले रहा है आरबीआई, तो मतलब यहाँ पे बैंक्स के पास क्या होगा, कम पैसा होगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहली चीज, ये जो रिवर्स रेपो है इसका मोटिव क्या होता है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल रखना। जितना ज्यादा रिवर्स रेपो रहेगा, बैंक अपना पैसा जो है वो आरबीआई के पास उतना ज्यादा पार्क करेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पर मनी सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये इंटरेस्ट रेट को भी इन्फ्लुएंस करता है, इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है डिपॉजिट्स को और लेंडिंग को। अगर रिवर्स रेपो रेट हाई रहेगा तो इंटरेस्ट रेट भी मार्केट में हाई ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को भी कम करता है। यहां से आप समझ ही गए होंगे कि अगर बैंक्स के पास पैसा कम है यानी कि जो क्रेडिट या लोन की अवेलेबिलिटी है उसको भी डिक्रीज करता है, और इसी तरीके से ये इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लेशनरी पीरियड्स के टाइम पर स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। राइट, स्लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड हेल्प्स इन मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल स्पेशली इन्फ्लेशन, ये मेंशन किया गया यहाँ पे। इसके बाद हम आ जाते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के 2 विंडोज होते हैं, और वो जो 2 विंडोज है हम पढ़ चुके हैं, एक तो रेपो रेट है और एक दूसरा है आपका रिवर्स रेपो रेट। इन दोनों को हम समझ चुके हैं। इन केस आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाला विंडो है वो 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक डेली मैकेनिज्म है जहां से लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है, और इसके अंदर रेपो और रिवर्स रेपो ऑपरेशंस आते हैं। ठीक, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने आपको वीडियो रेफर करने के लिए बोला था। ठीक है, अब आरबीआई जो है वो सीआरआर और एसएलआर पे क्यों नहीं निर्भर करता, वो प्राइमरीली इस रेपो रेट पर क्यों ही रिलाई करता है।
ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कुछ टाइम पहले का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन किया है कि आरबीआई ने रेपो रेट को तो चेंज किया, वो बार बार इसको कुछ कुछ टाइम पे चेंज करता रहता है जिस तरीके से इकोनॉमी बिहेव करती है। ठीक है, मार्केट सिग्नल्स जो होंगे उसके हिसाब से इसको सेट करते रहता है ऊपर नीचे। लेकिन जो सीआरआर है और एसएलआर है उसमें इतना चेंजेस नहीं आता। आप बहुत पहले से अगर इस डेटा को उठाकर देखेंगे तो उस टाइम पर ये 4.5% था इस टाइम पर, और जो एसएलआर था वो 18% था। ठीक है, अभी ये 4% पे है सीआरआर। तो ये सारी चीजें आप एक बार वीडियोस से देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में। सीआरआर एंड एसएलआर आर मोस्ट स्ट्रक्चरल टूल्स जो ओकेशनली यूज किए जाते हैं और डे टू डे इन्फ्लेशन के लिए हम या आरबीआई रेपो रेट पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़ रहे हैं आरबीआई के। राइट, क्या चीज पढ़ रहे हैं हम, क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई। तो अगर हम बात कर ले ओपन मार्केट ऑपरेशंस की तो ये क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई टू रेगुलेट लिक्विडिटी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होगा कि अगर लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है या लिक्विडिटी हमें कितनी मेंटेन करके रखनी है उसके लिए यहाँ पर आरबीआई कुछ ऑपरेशंस करता है। ये एक ऐसा टूल है जिससे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो आरबीआई बाइज एंड सेल्स यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की तो ये एक डॉक्यूमेंट या एक सर्टिफिकेट है जो इंडिकेट करता है कि जो भी इस सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट को होल्ड कर रहा है वो इन फ्यूचर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर आपके पास ये ऐसा कागज रखा हुआ है तो आप ये जहां पर भी जमा करेंगे वो आपको ये बोलेगा कि भाई तू फ्यूचर में आके आप इतना पैसा हमसे ले सकता है। ठीक, तो आरबीआई के पास दो केसेस होते हैं। एक तो आरबीआई बाय करेगा इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ठीक है, जिससे भी बाय करना है। अगर बाय करेगा तो उस टाइम पर क्या होगा कि वो उसको पैसा दे देगा इसको खरीदने के लिए। तो मनी सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगी। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी इसका मतलब लिक्विडिटी इंजेक्ट की जा रही है मार्केट में, है ना, लिक्विडिटी इंजेक्शन हो रहा है मार्केट पे। दूसरा केस ये है कि आरबीआई क्या कर दे, इसको सेल कर दे। अगर आरबीआई सेल करेगा तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई क्या होगा, रिड्यूस होगा मार्केट में और लिक्विडिटी इस तरीके से एब्जॉर्ब कर दी जाएगी, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर दी जाएगी फ्रॉम द मार्केट। तो ये दोनों केसेस हैं कि क्या चीजें हो रही हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर। ठीक है, इट इज वन ऑफ द क्वांटिटेटिव टूल। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टूल पर जो है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब इस टूल को भी आपको समझना है। ये जो टूल है सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया इस टूल को। अब यहाँ पे ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है एमएसएफ जो है, जो जब आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन्स देता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स या रीजनल रूरल बैंक्स को, तो उसमें चार्ज करने पर जो रेट अप्लाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। और यहाँ पर जो भी बैंक होंगे उनको एसएलआर कोटा की सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है। ठीक है, एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनको बैंक के पास, आरबीआई के पास रखनी पड़ती है, ये चीज है। तो अगर हम बोलेंगे कि एमएसएफ और रेपो रेट तो एकदम सेम ही लग रहा है, लेकिन रेपो रेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि उनको नॉन एसएलआर कोटा की सिक्योरिटीज पार करनी पड़ती है जब वो लोन्स लेते हैं। और एमएसएफ में क्या होता है, यहाँ पर उन्हें एसएलआर कोटा की सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है बैंक्स को। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब जो एमएसएफ होता है वो रेपो रेट से क्या होता है, हाई होता है। एमएसएफ इज हायर देन रेपो रेट। अभी हम आगे भी समझेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके बाद जो टर्म आता है दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये सारे क्वांटिटेटिव टूल्स हम पढ़ रहे हैं। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये भी क्या है, रिवर्स रेपो वाला ही गेम है, लेकिन यहाँ पर विथआउट कोलेटरल्स इस गेम को खेला जाता है। बैंक क्या करेंगे, अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे, जैसा कि रिवर्स रेपो में हो रहा था कि बैंक ने क्या किया, अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दिया और वो अब इससे इंटरेस्ट रेट कमाएंगे। उसी इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं एसडीएफ। लेकिन तो आप बोलेंगे कि एसडीएफ और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तो सेम हो गया, बट नहीं। ठीक है, आरबीआई यहाँ पर क्या करता है, आरबीआई इनको कोलेट्रल नहीं देता है, डजंट गिव एनी कोलेट्रल। तो ये डिफरेंसेस है इनमें। अब एसडीएफ में आप याद रखेंगे कि एसडीएफ जो है आरबीआई डजंट गिव कोलेट्रल, और यहाँ पे क्या होता है रिवर्स रेपो में
कि आरबीआई गिव्स इट्स जीसेक एज कोलेट्रल्स, यहाँ पर ये कोलेट्रल देगा, ठीक है, तो ये यस रखना है आपको। अब ये एसडीएफ का मोटिव भी क्या है कि इन्फ्लेशन से लड़ाई करता है, टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, एंड आरबीआई कैन सक एक्स्ट्रा मनी सप्लाई को सक कर सकता है। तो क्या एसडीएफ ने रिवर्स रेपो को रिप्लेस कर दिया है? तो हाँ, जो आप पॉलिसी कॉरिडोर पढ़ेंगे तो वहां पर एसडीएफ ने रिवर्स रेपो रेट को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, एज द फ्लोर ऑफ द पॉलिसी कॉरिडोर। बट रिवर्स रेपो को डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है। रिवर्स रेपो भी आरबीआई के टूल किट का पार्ट है जिसको ओकेजनली आरबीआई यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब हमने सारे क्वांटिटेटिव टूल्स तो पढ़ लिए, लेकिन अब हमें इसे कॉन्सेप्ट में समझने की भी जरूरत है कि जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है या कम करता है तो क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले तो फेब की मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके बाद आज जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फरवरी 2025 में क्योंकि हर बाय मंथली पॉलिसी रिलीज की जाती है तब रेट को एडजस्ट किया जाता है, तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने कुछ पॉलिसी रेट्स इंप्लीमेंट किए। जैसे अगर हम बात करें रेपो रेट की, तो उस टाइम पर 6.50, जहां जहां पर भी कॉमा लगा हुआ है ना उसको आप पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक्स है इसमें थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो रेपो रेट था उस टाइम पे 6.50 से 6.25 कर दिया, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट्स इसको रिड्यूस किया गया था, ठीक। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इनमें डिफरेंसेस होते हैं 0.25% का यहाँ पे। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है उस टाइम पे 6% पे एडजस्ट कर दी गई, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो कितना डिक्रीज किया गया, 6.50 हो गया ये। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो रेपो रेट है ना, ये विंडोज हैं इसके आरबीआई के जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के विंडोज हैं ये, और यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि 6.50 था पहले, लेकिन फेब में इसको कितना 25 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस करके 6.25% कर दिया गया। यहाँ पे क्या होता है कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है वो इसी 6.25 में 0.25 ऐड कर दिया जाता है, तो ये कितना हो गया 6.50% हो गया, ठीक है, एमएसएफ रेट जो था। और यहाँ पर आप क्या करेंगे 6.25 माइनस 0.25 माइनस करते हैं एसडीएफ रेपो माइनस 25 बेसिस पॉइंट्स, तो आपका क्या आ जाता है एसडीएफ रेट आ जाता है जो कि 6% था। तो यहाँ पर अगर हम विड्थ निकालेंगे पॉलिसी कॉरिडोर की तो इस 0.25 और इस 0.25 को ऐड करेंगे, और इसकी जो विड्थ आ रही है यहाँ और यहाँ वो कितनी है 50 बेसिस पॉइंट्स की विड्थ है, ठीक है। विड्थ कभी कभी नैरो हो सकती है और वाइड हो सकती है, इसके इम्प्लीकेशंस भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी उस टाइम पर जो कैश रिजर्व रेशियो उसको 4.0% रखा और इसको 18% पे रखा है एसएलआर को, ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं किए गए। इसके बाद हम देख लेते हैं आज जो मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज की गई है। तो एज ऑफ द लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आज यानी कि अप्रैल 9 को जो पॉलिसी रिलीज की गई है, यहाँ पर भी जहां पर भी कॉमा लगा हुआ है वहां पर सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो जो रेपो रेट है वो कम कर दिया गया है, ये न्यूज आई है कि रेपो रेट को कितना डिक्रीज कर दिया गया है, 6.25% था एज ऑफ फेब 2025, अब उसको कम करके 25 बेसिस पॉइंट्स कम किया गया और 6% पे आ गया है। अब यहाँ पे भी आप डिफरेंस देख सकते हैं कि 6 प्लस 0.25 करेंगे, 25 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है ना, तो 6.25 आ गया, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से 6 में से 0.25 माइनस करेंगे तो 5.75 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो विड्थ ऑफ पॉलिसी कॉरिडोर है अगेन इस टाइप भी 0.25 और यहाँ पे भी 0.25, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट्स की विड्थ है, ठीक है। बैंक रेट एडजस्ट किया गया 6.25 पर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देख लिया, और जो रिवर्स रेपो है उसको अनचेंज रखा है 3.35% पे ही रखा है, ठीक है। अब अगर ये विड्थ जो है पॉलिसी कॉरिडोर की इसको नैरो या वाइड किया जाता है तो उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस होते हैं। तो अगर कॉरिडोर नैरो है इसका मतलब 0.25 का जो हमने डिफरेंस पढ़ा है 50 बेसिस पॉइंट्स का, इसका ये मतलब है कि जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट्स पे कंट्रोल टाइट रखना चाहता है, क्लियर पॉलिसी सिग्नल्स देता है, एंड इससे एफिशिएंट मॉनेटरी ट्रांसमिशन को इंडिकेट किया जाता है। लेकिन अगर ये कॉरिडोर वाइड हो जाए, ठीक है, 0.75 का हो जाए, थोड़ा वाइड करके एक एग्जांपल लिया हमने, तो यहाँ पर इसका मतलब है मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, आरबीआई का जो रेट कंट्रोल है उसको डिल्यूट कर रहा है आरबीआई, और ये कब यूज किया जाता है जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है तब यूज किया जाता है। लेकिन अभी जो पॉलिसी कॉरिडोर है हम नैरो ही कंसिडर करेंगे ना कि नैरो है कॉरिडोर, ठीक है। अब इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं कि जो रेपो रेट कट किया गया है
वो क्यों कट किया गया है। तो अभी देखिए, अभी जो यूएस का इतना टैरिफ वगैरह का झमेला चल रहा है काफी ज्यादा, तो यहाँ पर क्या होंगे, जो भी भारत के प्रोडक्ट्स हैं और भारत के प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं तो उसमें टैरिफ ज्यादा लगाया जा रहा है। इससे इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ऑब्वियसली इसको घाटा होगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है उसको घाटा होगा, जो हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट है उसमें भी कमी आ सकती है। तो कुल मिलाकर भारत की जो जीडीपी है उसको झटका लग सकता है। इसलिए ऐसे टाइम पर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इसके लिए इसको इंक्रीज करने के लिए क्या रास्ता है कि हम लोन्स को सस्ता कर दें। इसलिए हमने रेपो रेट को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। ठीक है, ये पहले से प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि आरबीआई रेपो रेट को डिक्रीज करेगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अब ये इम्प्लीकेशन हो सकता है कि अगर आपने लोन सस्ते किए हैं तो ये भी हो सकता है ना कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि अक्टूबर से दिसंबर तक में जो महंगाई है वो नीचे आ सकती है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक क्या होगा कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना है, तो चाइना भी काफी सारे एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, और चाइना अपने जो लो रेंज के प्रोडक्ट्स हैं या कम बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स बेचता है वो इंडिया में वो डंप करेगा। और अगर इंडिया में सस्ते प्रोडक्ट्स डंप करेगा तो ऐसे में डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये सारे चीजें हो सकती हैं। आगे एकदम से इफेक्ट तो नहीं करेगा बट थोड़ा सा टाइम लेकर ये इफेक्ट में आ जाएगा। इसके बाद हमने समझ ली सारे क्वांटिटेटिव टूल्स। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। तो अभी तक देखिए जो क्वांटिटेटिव टूल्स थे वो वॉल्यूम ऑफ लोन्स को कंट्रोल कर रहे थे, बट जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, है ना, कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में लोन कितना जाना चाहिए, वो कौन कंट्रोल, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, क्वालिटेटिव टूल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसलिए इसको सिलेक्टिव टूल्स या फिर डायरेक्ट टूल्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे बोला है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, चेंजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑन लोन्स, है ना, इसको लोन टू वैल्यू रेशियो भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास गोल्ड था, आपने उसको पार्क किया और इसके तौर पर आप गोल्ड लोन लेने गए, तो अगर पहले ऐसा था कि उतना ही गोल्ड, जैसे 10 ग्राम गोल्ड आपने रखा है, तो 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड रखने पे वो आपको इस गोल्ड की 70% ऑफ द वैल्यू एज लोन पे दे रहे थे। लेकिन अब अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस किए हैं तो इसी गोल्ड के लिए वो उसको 85% ऑफ द वैल्यू आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो मोर क्वांटिटी ऑफ लोन्स बाय प्लेजिंग सेम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस करना। इसके बाद होता है क्रेडिट रेशनिंग, कर सकते हैं कि लिमिट्स ऑन क्रेडिट फॉर सर्टेन सेक्टर्स ये सेट कर दे। मॉरल सुएशन मतलब होता है कि आरबीआई पर्सुएशन वाली टेक्निक यूज करता है, मीटिंग्स कंडक्ट करता है और कम्युनिकेशन करता है ताकि वो बैंक से बातचीत करके बैंक के बिहेवियर में थोड़े चेंजेस ला सके। ठीक है, कि हमने रेट कट किया है, रेपो रेट कट किया है, तो तुम भी कट करो ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके इस तरीके से। इसके अलावा डायरेक्ट एक्शन भी लिया जाता है कि अगर कोई नहीं सुन रहा है तो फिर क्या होगा कि आरबीआई से डांटने आटने पर उतर आएगा। ठीक है, कि डायरेक्ट एक्शन लेने लगेगा बैंक पे कि तुम कंप्लाई क्यों नहीं कर रहे, अगर हमने रेट कट किया है तो तुम क्यों नहीं कर रहे, उसका डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर्स तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। तो ये चेंजेस के लिए ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद आ जाते हैं आरबीआई के स्टेंसेस पर, कि आरबीआई हर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये भी बताता है कि आगे, है ना, आगे जो इसके डिसीजंस आएंगे उसमें ये कौन सा इंस्टेंस चूज करेगा। तो ऐसे करके आरबीआई की पॉलिसीज में 3 स्टेंसेस होते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टेंस देखेंगे तो वो होता है आपका यहां से हम देखते हैं कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। ठीक है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग अगर इंस्टेंस आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने चूज किया है, इसका ये मतलब है कि वो इन्फ्लेशन को, राइजिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, आरबीआई इस टाइम पर रेट्स को इंक्रीज कर सकता है लेकिन उसको कट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज पॉसिबल है, रेट कट नहीं होंगे, और अनचेंज रखे ये भी पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा जो इंस्टेंस आता है वो होता है आपका न्यूट्रल इंस्टेंस। इस टाइम पर न्यूट्रल इंस्टेंस पे फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहता है कि या तो आरबीआई रेट इंक्रीज भी कर सकता है या डिक्रीज भी कर सकता है, दोनों इंस्टेंसेस को अपना सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई क्लियर बाइस नहीं होता है, वो तो डेटा पे डिपेंड करता है कि आरबीआई को क्या डिसीजंस लेने हैं।
तो इंक्रीज भी पॉसिबल होता है जब वो न्यूट्रल इंस्टेंस अडॉप्ट करता है, डिक्रीज पॉसिबल होता है रेपो रेट में, या फिर वो अनचेंज तो नहीं रहेगा, ये दोनों चीज हो सकती है उस टाइम पर। ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन और ग्रोथ बैलेंस्ड होती है, अनसर्टेन होती है, उस टाइम पर ये स्टेंस अपनाया जाता है आरबीआई के द्वारा। तीसरा होता है अकोमोडेटिव इंस्टेंस। तो यहां पर ये क्यों लिया जाता है? ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई क्या कर सकता है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है या फिर उसको अनचेंज रख सकता है, लेकिन रेट हाइक नहीं करेगा। ठीक है, तो डिक्रीज पॉसिबल, नो रेट हाइक पॉसिबल, और अनचेंज्ड रह सकता है। ये कब किया जाता है? स्लो डाउन या रिसेशन के टाइम पे किया जा सकता है, ताकि लेंडिंग को बूस्ट करे, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करे, और इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल हो पाए। तो इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन आरबीआई मूड कि अकोमोडेटिव तब रखेगा जब वो सपोर्टिव फील कर रहा है, तो हम इकोनॉमी को हेल्प करते हैं। न्यूट्रल मतलब हम अभी रुकते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है मार्केट में, और फिर हम कोई भी मूव ले सकते हैं। ठीक है, वेट एंड वॉच। टाइटनिंग में आप देखेंगे कि आई एम गेटिंग स्ट्रिक्ट, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इस केस में आरबीआई थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बाउंडेड नहीं है कि वो जो डिसीजन या जो स्टेंस उसने अपनाया है वो उसको आगे फॉलो करे। मान लो अभी आरबीआई ने अनाउंस कर दिया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अनाउंस कर दिया कि हम ये इंस्टेंस न्यूट्रल रखेंगे, लेकिन आगे जाके इन 1-2 महीने में ऐसी सिचुएशन बन जाए कि उसको अपनी ये चीज, अपना डिसीजन बदलना पड़ेगा, तो एमपीसी इज नॉट लीगली बाउंड टू फॉलो द स्टेंस। मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से फैसले बदल सकती है एमपीसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्टेंसेस के रोल्स आप रीड कर सकते हैं, ग्रोथ मैनेजमेंट, पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट और इन्फ्लेशन कंट्रोल, ये सारे फैक्टर्स हैं। अब आ जाते हैं कि आज जो चेंजेस किए गए हैं वो कैसे। सबसे पहले तो ये चीज बता दी कि 25 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस किया गया है। अब एमपीसी ने अपना मॉनेटरी पॉलिसी इंस्टेंस शिफ्ट कर लिया है कि वो न्यूट्रल से अब अकोमोडेटिव इंस्टेंस अपनाएगी, यानी कि आरबीआई अब इंटरेस्ट रेट को कट कर सकता है या उसको अनचेंज रख सकता है। ठीक है, ताकि लेंडिंग वगैरह बूस्ट हो सके। तो अभी इस स्टेंस को चूज किया है। इसके बाद ये सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव रेट कट है आरबीआई के द्वारा, जहां पर रेट कट किया गया है, क्योंकि फेब में भी कट किया गया, उसके बाद से अभी अप्रैल में जो पॉलिसी आई आज, उसमें भी कट कर दिया गया है। ये डिसीजन क्यों लिया गया? इन रिस्पॉन्स टू स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स, notably recent US tariffs affecting global trade dynamics. An accommodative instance suggests that the RBI is open to further rate cuts if necessary to stimulate economic activity. ठीक है, कमेटी का डिसीजन रिफ्लेक्ट करता है कंसर्न्स ओवर ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के बारे में, तो ये डिसीजंस लिए गए हैं। सो वी हैव सीन दीज थिंग्स। अब आ जाते हैं, बात करते हैं लिमिटेशंस की, है ना, कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी तो बनाई इतना सब सोच के, लेकिन उसके अपने कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, तो उन लिमिटेशंस को हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है टाइम लैग। टाइम लैग क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो इफेक्ट्स होते हैं वो इतने इमीडिएट नहीं होते हैं कि आज 9 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है तो कल 10 अप्रैल से सारे इफेक्ट्स आपको दिखाई देने लगे। ठीक है, टाइम लगता है। इंटरेस्ट रेट जैसे चेंज करे वो इकोनॉमी को कब इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स के लिए रेट कट तो कर दिया कि रेपो रेट रिड्यूस कर दिया, हमने 6% पे ला दिया है। क्या ये जो बैंक्स हैं वो कस्टमर्स को ये बेनिफिट पहुंचा रहे हैं डायरेक्टली, तुरंत? नहीं, है ना, वो टाइम लगाते हैं। जब तक आरबीआई उनको डांटता फटकारता नहीं है या खुद से समझने में भी वो टाइम लगा देते हैं। ठीक है, और मार्केट की सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद दूसरा फैक्टर है लिमिटेड कंट्रोल ओवर, दूसरी लिमिटेशंस जो है लिमिटेड कंट्रोल ओवर सप्लाई साइड फैक्टर्स। तो आरबीआई का कंट्रोल है कि वो मनी सप्लाई को कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन जैसे कि अगर पुअर मॉनसून हो गए, ठीक है, अगर पुअर मॉनसून है, ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली खेती किसानी में ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं ऑब्टेन हो पा रहे हैं ना, ज्यादा फसल नहीं तैयार हो पा रही है, तो क्या होगा कि यहाँ पर सप्लाई इश्यूज आएंगे। सप्लाई में कमी आएगी तो ऑब्वियसली क्या होने लगेगा, इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ने लगेगी। अगर ऑयल प्राइजेस में आरबीआई का कंट्रोल नहीं है, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो गए, जैसे यूक्रेन में वॉर हो गया तो वहां से जो एक्सपोर्ट्स है वो इंडिया नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो चीजें महंगी होंगी। तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं उन पर भी आरबीआई का कंट्रोल नहीं है, इसलिए लिमिटेशन है मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक है, वीक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है कि समटाइम्स बैंक डू नॉट पास ऑन आरबीआई रेट चेंजेस टू बोरोवर्स एंड डिपॉजिटर्स इफेक्टिवली रिड्यूसिंग द पॉलिसी इंपैक्ट। ठीक, फिर कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जहां पे पुअर मैनेजमेंट होता है, तो ये भी वन ऑफ द लिमिटेशन है इसका। इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस है, लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑपरेट करती है इनफॉर्मल सेक्टर में, तो ये मॉनेटरी टूल्स फॉर्मल सेक्टर पे तो इजिली अप्लाई हो जाएंगे, बट
लेस रिस्पॉन्सिव होते हैं ये इनफॉर्मल सेक्टर पे। इसके बाद अगर हम और लिमिटेशंस देखें तो कुछ ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस हैं, जैसे इंटरनेशनल फैक्टर्स लाइक फॉरेन कैपिटल मूवमेंट, करेंसी फ्लक्चुएशंस एंड ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स कैन काउंटरएक्ट आरबीआई के मेजर्स को काउंटरएक्ट कर सकता है। फिशल पॉलिसी इंटरफेरेंस है, इफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी ज्यादा हो गई है तो ये क्या करेगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के इफेक्ट को डिल्यूट कर देगा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन टारगेटिंग डायलेमा भी रहता है ना, कि दुविधा रहती है इन फोकसिंग। अगर हम टू मच इन्फ्लेशन पे फोकस कर लेंगे तो आरबीआई बाकी सारे फैक्टर्स को तो नेग्लेक्ट कर रहा होगा ना, एम्प्लॉयमेंट कंसर्न स्पेशली ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लोडाउन्स के टाइम पर। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमने बात की थी कि आरबीआई सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे फोकस करेगा तो बाकी इंडिकेटर्स ऑलरेडी लाइन पे फॉल हो जाएंगे। ये हमेशा टेक्निक काम नहीं करेगी, कभी कभी कुछ अदर फैक्टर्स इतना इफेक्ट कर देंगे तो कि अनएम्प्लॉयमेंट एकदम से बढ़ गया है, तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजों को एक साथ पकड़ के नहीं रख सकते हैं, चीजें बिगड़ेंगी और फिर उसको उस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम के साथ साथ। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। तो आज हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वहां से क्या अपडेट्स आई हैं, पिछला फेब में क्या अपडेट्स थी, रेट कट किए गए थे, फिर से रेट कट कर दिए गए, इम्प्लीकेशंस क्यों है, क्यों ऐसा किया गया है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज पहले से प्रिडिक्ट कर रही थी, गोल्डमैन सैक है, एसबीआई की रिपोर्ट आई है, ठीक है, और भी जो ऐसी कंपनीज हैं वो प्रिडिक्ट कर रही थी कि आरबीआई रेट कट करेगा और वैसा ही कुछ हुआ है आज। तो जिन लोगों को पूरी मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट या कमेटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना था वो पूरा लेक्चर देख सकते हैं, या फिर अगर आपने देखा होगा या फिर आपको कुछ स्पेसिफिक भी पढ़ना है तो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी, उतना टाइम पीरियड वहां पे पिन कर दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो आप अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।